नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। मैं आपके सामने अनमुख बात सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को ये बता रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने विचार बदल देंगे। यह एक चुनौती है। इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे श्रोता आपके कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों के सोच या उनकी विचारधारा बदलना कठिन है। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच और उनकी विचारधारा बदलना कठिन है, तो इसे और मुश्किल क्यों बनाते जाते हो? अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाया जाए? अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता न चले। इसे चतुराई से, कुशलता से इस तरह करें कि किसी को महसूस न हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस विचार को अलेक्जेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया था। लोगों को कोई बात इस तरह सिखाना चाहिए कि उन्हें यह पता न चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हों। बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को अगर सिखाना है, किसी व्यक्ति को बताना है, किसी व्यक्ति को इम्प्रूव कराना है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए। वो खुशी से एक्सेप्ट करे। मेरे दोस्तों, इस कोटेशन को ध्यान से सुनिए, लिखिए। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण से लिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में चीन का दबदबा कम करने की तैयारी। कारोबार में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार पूरी शिद्दत से नए उपायों का काम कर रही है। इसी क्रम ने सरकार को यह फैसला किया है कि उन उत्पादों का देश में बढ़ाने पर जोर होगी जिससे चीन का दबदबा है, जिसका उत्पादन व निर्यात चीन ज़्यादा करता है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो चीन से आयात कम होगा और दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में चीन का दबदबा कम होगा। इसके अलावा भारतीय मार्केट में इन उत्पादों की सप्लाई बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस योजना पर देश में जोर शोर से काम शुरू हो गया है। अब हर सामान को देश में बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी जिसका ग्लोबल मार्केट में चीन निर्यात उत्पाद करता है तथा आयात कम करता है। हांगकांग में चीनी दमन, मीडिया दिग्गज गिरफ्तार। चीन द्वारा थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पहली कार्रवाई। लाई के प्रकाशन मुख्यालय पर छापा। चीन द्वारा थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद हांगकांग में दमन का सिलसिला तेज हो गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला बोलते हुए इस कानून के तहत सोमवार को मीडिया दिग्गज और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर आलोचक जिमी लाई को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनके प्रकाशन के मुख्यालय पर भी छापा मारा गया। लाई के खिलाफ विदेशियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि उनके मीडिया ग्रुप के एक अधिकारी मार्क साइमन ने ट्विटर पर की। गिरफ्तारी से जुड़ी तस्वीरों के मुताबिक पुलिस अधिकारी जब लाई को उनके घर से बाहर ले जा रहे थे तब वह नीली शर्ट और हल्के भूरे रंग का ब्लेजर पहने हुए थे। उन्होंने मास्क भी लगा रखा था। यहाँ से लाई को उनकी मीडिया कंपनी नेक्स्ट डिजिटल के मुख्यालय ले जाया गया जहाँ पर 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने उनकी मौजूदगी में 2.5 घंटे तक छापेमारी की। पुलिस ने न्यूज़ रूम में पत्रकारों के डेस्क की तलाशी भी ली। छापे के दौरान पुलिसकर्मियों की कर्मचारियों से बहस भी हुई। साइमन ने बताया कि पुलिस ने लाई समेत उनके बेटे के घर की तलाशी ली और नेक्स्ट डिजिटल के कई अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया। 1995 में की थी एप्पल डेली की स्थापना। 71 साल के लाई एप्पल डेली के नाम से एक टैबलाइड चलाते हैं। इस खबर का मालिकाना हक नेक्स्ट डिजिटल नामक कंपनी के पास है। लाई ने इस अखबार की स्थापना 1995 में की थी। लाई की तरह एप्पल डेली का भी लोकतंत्र समर्थक रुख है और अक्सर पाठकों से लोकतंत्र समर्थक विरोध में भाग लेने का आग्रह करता है। बाढ़ की पूर्व सूचना प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की पूर्व सूचना और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। बाढ़ के बारे में पहले ही जानकारी देने वाली व्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बाढ़ के हालात की समीक्षा करने के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक में यह टिप्पणी की। इसमें असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में दक्षिण पश्चिम मानसून और बाढ़ से पैदा होने वाली हालात से निपटने के राज्यों की तैयारी का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्तर पर बाढ़ की पूर्व सूचना प्रणाली में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया ताकि नदियों के तटबंधों के टूटने और बाढ़ और आकाशीय बिजली के खतरों के प्रति संबंधित इलाकों के लोगों को समय से पहले सतर्क किया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से निपटने में नेपाल द्वारा सहयोग नहीं देने का मुद्दा उठाया, जिसके चलते राज्य के उत्तरी भाग में हालात बिगड़ गए। नेपाल से निकलने वाली कई नदियों में उफान चलते राज्य के कई क्षेत्र डूब गए। कुमार ने कहा कि नेपाल कई सालों से सहयोग नहीं करने की नीति पर चल रहा है। उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में बनी गर्व की अनुभूति कराने को तैयार अटल टनल। देश को शीघ्र ही गर्व का एक और अवसर मिलने जा रहा है। बहुप्रसिद्ध अटल सुरंग अंतिम रूप ले लिया। अगले माह प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर और विश्व की आधुनिकतम यातायात सुरंगों में शुमार होने जा रही इस सुरंग की विशेषताओं से परिचय कराती मनाली हिमाचल की ओर पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल होगी। लेह मनाली को जोड़ने वाली इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बीते वर्ष अटल रोहतांग सुरंग रखा गया। सुरंग के ठीक ऊपर से स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5 वर्ष का विलंब हुआ, किंतु देर आए दुरुस्त आयत की तर्ज पर यह नायाब नगीना देश के मुकुट की शोभा बनाने जा रहा है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के जिम्मे था, BRO। इसके शुरू हो जाने से अब सभी मौसमों में लाहौल और स्पीति घाटी के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क बना लिया। सुरंग बाहर से जितनी मजबूत है, अंदर से उतनी सुरक्षित और सुविधाजनक भी। अंदर निश्चित अंतराल पर CCTV कैमरे, लाइट सेविंग, प्रदूषण प्रबंधन के सेंसर सिस्टम, ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के दोनों छोर पर हाई कैपेसिटी विंड टर्बाइन सिस्टम स्थापित है। निश्चित अंतराल पर अग्निशमन यंत्र और कम्युनिकेटर लगाए गए हैं। विदेशी कंपनियों का असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा भारत। गोयल, विदेशी कंपनियों का असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा भारत। भारत में फ़ोन असेंबलिंग का कार्य कर रही चीनी कंपनियों को सरकार का संदेश। भारत में मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग का काम कर रही चीनी कंपनियों को भविष्य में अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी कर सकती है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ऐसे संकेत दिए। उद्योग संगठन के कार्यक्रम में गोयल ने चीन का नाम लिए बगैर यह कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत असेंबलिंग वर्कशॉप बनकर नहीं रहेगा। इन कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी और उत्पाद को पूरी तरह से भारत में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक तरफा होगा। फिलहाल भारत में मोबाइल फ़ोन की सबसे अधिक असेंबली चीन की कंपनियां कर रही हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन में 70% हिस्सेदारी चीन की 4 कंपनियों की है। ये कंपनियां चीन से कच्चा माल मंगाकर भारत में स्मार्टफोन असेंबलिंग का काम कर रही हैं। चीन की कंपनियां भारत में टेलीविज़न, AC जैसे कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भी असेंबली कर रही हैं। तो चीनी अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ रहा है। अब भारत बढ़ चुका है आत्मनिर्भर भारत की ओर। मोदी सरकार के कदमों से 74% ग्रामीण संतुष्ट सर्वे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से देश के 74% ग्रामीण संतुष्ट हैं। वहीं 78%
ग्रामीण राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। हालांकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन द्वारा 30 मई से 16 जुलाई के बीच कराए गए सर्वेक्षण में 25,371 लोगों से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आमने सामने सवाल पूछे गए। इसे 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 179 जिलों में कराया गया। इसका डिजाइन और विश्लेषण लोक नीति और सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया। प्रोफेसर संजय कुमार ने सर्वे के हवाले में बताया कि मोदी सरकार के कदमों का समर्थन करने वाले 37% लोगों ने कहा कि वे बेहद संतुष्ट हैं, जबकि अन्य 37% ने कहा वे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। बदलनी होगी स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताएं। कोविड-19 महामारी का असर कम होता दिख नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों में देश भर में करीब 8,000 कोरोना मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। नमन है उन डॉक्टरों को जो महामारी का रूप धारण कर चुकी इस बीमारी से लड़ने में लगे हुए। इस बीमारी को फैलाने वाले कोरोना वायरस का टीका और साथ ही कोई सटीक दवा उपलब्ध न होने के कारण समस्या बढ़ रही। चूँकि इस महामारी के खिलाफ लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता की कारगर साबित हो रही, इसलिए उसे बढ़ाने वाले उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। कोई रोग और खासकर संचारी रोग फैलाने के लिए उसका उपचार करने से बेहतर है कि रोग को फैलाने की न दिया जाए। यह तब संभव होगा जब जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधार किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की विषमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकारी कर्मियों के उपचार में 9,134 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 31 लाख कर्मी लाभान्वित हुए। उनके परिवार को भी गिन लें तो 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। इन पर 61,007 रुपये प्रति व्यक्ति सरकार ने खर्च किए। सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य खर्चे में आम आदमी की तुलना में सरकारी कर्मचारियों पर अधिक खर्च किया जाए। विचारणीय प्रश्न है कि सेवक पर अधिक और सेवित पर न्यून खर्च होता है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम मेरा कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, सुनना बहुत अंतर आपके डिफरेंस ला सकता है आपके एग्ज़ाम में, आपकी जानकारी में। और तीसरी पहली चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, अपने चरित्र, अपने ज्ञान और अपनी ईमानदारी से इस देश को मजबूत करें। धन्यवाद।